नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम पशुपति कॉर्डस्पिन लिमिटेड पर थोड़ी गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ये कंपनी टेक्सटाइल्स, अपैरल्स और एक्सेसरीज सेक्टर की है। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्टॉक विश्लेषण का डेटा भेजा है और अपना काम है कि इस जानकारी में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें और समझें। तो ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। काम क्या करती है? कॉटन जिनिंग मतलब कपास की ओटाई और फिर उससे यान यानी धागे बनाना और उसकी प्रोसेसिंग। इसका स्टॉक एनएससी पर पशुपति सिंबल से है और बीएससी पर 544448 कोड से। तो ये टेक्सटाइल वैल्यू चेन के आप कह सकते हैं शुरुआती फेज में है। हाँ, और स्रोत में एक बहुत हालिया बात भी है जो ध्यान खींचती है हम्म, कि 17 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 9:15 बजे हम्म, तब इसका शेयर प्राइस 750 रुपये पर पहुंच गया था, हम्म, जो उस दिन मतलब 5 रुपये 70 पैसे यानी करीब 0.77% ऊपर था। और खास बात ये कि ये उस दिन का नया 52 हफ्तों का हाई भी था, साल का सबसे ऊंचा दाम। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, देखते हैं स्रोत और क्या कहता है। तो शेयर ने नया 52 हफ्तों का हाई बनाया। पहली नजर में तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है ना? लगता है बाजार में काफी उत्साह है इस स्टॉक को लेकर। बिल्कुल, 52 वीक्स का हाई छूना। ये अक्सर बाजार में एक मजबूत हालिया प्रदर्शन या कहिए कि पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट का साफ संकेत होता है। ये दिखाता है कि पिछले पूरे साल में किसी भी टाइम के मुकाबले निवेशक इस दिन इस शेयर के लिए सबसे ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। हम्म, तो ध्यान तो खींचता है जरूर, लेकिन जैसा निवेश में हमेशा होता है, एक अकेला नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो तेजी है, क्या ये सिर्फ एक मोमेंटरी जोश है जिसे हम मार्केट सेंटिमेंट कहते हैं, या फिर ये कंपनी के असल फंडामेंटल वैल्यूएशन के साथ कदम मिलाकर चल रही है। और यहीं पर स्रोत में दिए गए दूसरे मैट्रिक्स काम आते हैं, जैसे वो डीवीएम स्कोर्स। हाँ, डीवीएम स्कोर्स। स्रोत में ट्रेंड लाइन के डीवीएम स्कोर्स का जिक्र है। डी, वी और एम। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। इससे पहले कि हम पशुपति कॉर्डस्पिन के स्कोर देखें, क्या हम थोड़ा बता सकते हैं कि ये तीनों पैरामीटर क्या दिखाते हैं आमतौर पर? जरूर जरूर, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है चीजों को देखने का। डी यानी ड्यूरेबिलिटी, ये आमतौर पर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी स्थिरता को मापता है। मतलब क्या कंपनी की बैलेंस शीट ठीक है, प्रॉफिट स्थिर है, इकोनॉमिक उतार चढ़ाव झेल सकती है या नहीं। फिर वी यानी वैल्यूएशन, ये देखने की कोशिश करता है कि शेयर की जो अभी कीमत चल रही है वो उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू या वैसी ही दूसरी कंपनियों के मुकाबले कितनी सही है। क्या ये सस्ता है, महंगा है या ठीक ठाक दाम पर है। और एम यानी मोमेंटम, ये हाल के प्राइस ट्रेंड्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखता है। मतलब स्टॉक की कीमत अभी ऊपर जा रही है, नीचे या साइडवेज है। ये थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट है। तो डीवीएम हमें एक तरह से कंपनी की सेहत डी, कीमत का आकर्षण वी और हाल की बाजार चाल एम का एक स्नैपशॉट दे देता है। बढ़िया, ये कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करेगा। तो चलिए आप पशुपति कॉर्डस्पिन के स्कोर देखते हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। स्रोत बताता है कि ये 100 में से 60.0 है और इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी उच्च वित्तीय मजबूती का दर्जा दिया गया है। 100 में से 60, ये कितना मजबूत माना जाए? क्या ये इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है या बस ठीक ठाक? देखिए, स्रोत के हिसाब से 60 का स्कोर हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की कैटेगरी में है। ये ट्रेंड लाइन के अपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब हो सकता है कि उनके एनालिसिस के बेसिस पर कंपनी की फाइनेंशियल हालत एवरेज से बेहतर और स्टेबल मानी जा रही है। हो सकता है कंपनी पर कर्ज कम हो, कमाई में थोड़ी कंसिस्टेंसी हो, या बैलेंस शीट में कैश या एसेट्स ठीक ठाक हों। हालांकि हाई एक रिलेटिव टर्म है। बिना इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों या इसके पुराने डेटा से तुलना किए ये कहना मुश्किल है कि ये 60 का स्कोर एक्सेप्शनल है या बस संतोषजनक। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये सी ग्रेड या डी ग्रेड से तो बेहतर ही है, अगर स्कूल वाले सिस्टम से सोचें तो। ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद शायद मजबूत है, जो मुश्किल मार्केट कंडीशन में एक कुशन का काम कर सकती है। ठीक है, तो बुनियाद मजबूत लग रही है। अब आते हैं वी पर, वैल्यूएशन। यहां स्कोर काफी अलग है। यह 100 में से सिर्फ 31.2 है, जिसे मिड वैल्यूएशन कहा गया है।
ये लो नहीं, हाई भी नहीं, बल्कि बीच का, और स्कोर भी 50 से काफी नीचे है। इसका क्या मतलब निकाले, खासकर तब जब शेयर 52 हफ्तों के हाई पर ट्रेड कर रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर यहीं पर निवेशकों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। मिड वैल्यूएशन स्कोर जो सिर्फ 31.2 है 100 में से, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ट्रेंड लाइन के वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से ये शेयर अब शायद सस्ता नहीं रह गया है। इसे ना तो क्लियरली ओवर वैल्यूड यानी बहुत महंगा कहा जा रहा है और ना ही अंडर वैल्यूड यानी सस्ता। ये बीच वाली सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है और ये बात स्रोत की जो ओवरऑल कमेंट्री है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव यानी मजबूत प्रदर्शन करता महंगा हो रहा है, उससे बिल्कुल मैच करती है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि परफॉर्मेंस तो सॉलिड है, जैसा 52 हफ्तों के हाई से भी दिख रहा है, लेकिन अब उस परफॉर्मेंस के लिए निवेशकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मोमेंटम। लेकिन क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये ट्रेन कितनी अच्छी और तेज है, तो अब इसका टिकट प्रीमियम कीमत पर मिल रहा है। यह है गेटिंग एक्सपेंसिव वाला पहलू। सही उदाहरण है। बाजार अक्सर क्या करता है, वो भविष्य की अच्छी संभावनाओं या हाल के अच्छे प्रदर्शन को पहले से ही कीमत में फैक्टर इन कर लेता है। जब शेयर 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचता है तो ये अक्सर इसी वजह से होता है। ऐसे में नया निवेश करने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या इस मौजूदा कीमत पर भी आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर कीमत में थोड़ी गिरावट का इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। स्रोत भी यही इशारा कर रहा है कि भाई वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गया है, तो खरीदने से पहले सही मौके का इंतजार या आप थोड़ा सोच विचार करना ठीक रहेगा। ये ट्रेन टिकट वाला उदाहरण काफी हद तक स्थिति साफ करता है। मतलब जोश तो है, पर जेब पर भारी भी पड़ सकता है। अब तीसरा स्कोर देखते हैं, एम यानी मोमेंटम। ये 100 में से 64.7 है और इसे कहा गया है टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश, यानी तकनीकी रूप से मध्यम तेजी। ये ड्यूरेबिलिटी स्कोर 60 से थोड़ा बेहतर है और वैल्यूएशन स्कोर 31.2 से तो काफी बेहतर है। हाँ, 64.7 का मोमेंटम स्कोर ये बताता है कि हाल के प्राइस ट्रेंड्स पॉजिटिव रहे हैं और ये बात स्टॉक के 52 हफ्तों के हाई को छूने वाली इंफॉर्मेशन से पूरी तरह मेल खाती है। मॉडरेटली बुलिश का मतलब है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज हो गए या शायद RSI वगैरह वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा विस्फोटक तेजी से नहीं, एक सदी हुई पर कंट्रोल चढ़ाई का संकेत हो सकता है। ये स्कोर बेसिकली स्टॉक की कीमत और उसके वॉल्यूम के पैटर्न पर बेस्ड होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर नहीं। तो ये कंफर्म करता है कि हाँ, हाल फिलहाल में स्टॉक में खरीदारी का रुझान रहा है। तो अगर हम इन तीनों DVM स्कोर को एक साथ रखें, ड्यूरेबिलिटी 60 हाई, वैल्यूएशन 31.2 मिड लेकिन महंगा हो रहा है, और मोमेंटल 64.7 मॉडरेटली बुलिश, तो ट्रेंड लाइन का जो निचोड़ है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव, वो काफी सटीक लगता है। और उनकी सलाह कि भाई वैल्यूएशन को देखते हुए खरीदने से पहले मौका देख लो, ये भी समझ आती है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? स्रोत में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र है। हाँ, स्वॉट एनालिसिस ये हमें कंपनी की अंदरूनी ताकतों और बाहरी माहौल की एक अलग तरह की तस्वीर दे सकता है। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स मजबूतियां, वीकनेसेस कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज अवसर और थ्रेट्स खतरे। ये DVM स्कोर से थोड़ा अलग नजरिया है क्योंकि DVM ज्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड होते हैं। स्वॉट अक्सर क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर भी ध्यान देता है। स्रोत में इसके आंकड़े दिए हैं, 21 स्ट्रेंथ्स, 11 वीकनेस, सिर्फ 1 अपॉर्चुनिटी और 0 थ्रेट्स, 21 मजबूतियां। ये तो काफी ज्यादा लग रहा है। और 0 खतरे, ये भी थोड़ा चौंकाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है सिर्फ 1 अवसर। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई में दिलचस्प है और यहीं पर स्रोत की लिमिटेशंस भी साफ हो जाती हैं। 21 मजबूतियां सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्रोत ये नहीं बताता कि वो हैं क्या। क्या वो मजबूत ब्रांड है या एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? इसी तरह 11 कमजोरियां क्या है? क्या कच्चे माल पर डिपेंडेंसी है, कर्ज ज्यादा है या किसी एक ही मार्केट पर ज्यादा निर्भरता है? बिना डिटेल के ये सिर्फ नंबर्स हैं। और वो एक अकेली अपॉर्चुनिटी और 0 थ्रेट्स, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हर बिजनेस के सामने कुछ ना कुछ खतरे तो होते ही हैं। कंपटीशन, रेगुलेशन में बदलाव, इकोनॉमिक स्लोडाउन। बिल्कुल, 0 खतरे दिखाना असामान्य है, बहुत रेयर है। हो सकता है ट्रेंड लाइन के एनालिसिस के टाइम कोई फौरी बड़ा खतरा नजर ना आ रहा हो या उनके मॉडल की कुछ सीमाएं हो।
लेकिन असल दुनिया में, खासकर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में, जहां रॉ मटेरियल कॉटन के कीमतों में इतना उतार चढ़ाव होता है, ग्लोबल कंपटीशन है, फैशन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, वहां शून्य खतरे मानना थोड़ा मुश्किल है। सही बात। और सिर्फ एक अवसर, ये भी कम लगता है। क्या कंपनी नए बाजारों में नहीं जा सकती? क्या नई टेक्नोलॉजी या सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने का मौका नहीं है? हो सकता है ये एक अवसर कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक अवसर हो जिसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया हो, लेकिन बिना जानकारी के ये सिर्फ अटकलें हैं। राइट। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल्स हैं, ये यूजफुल तो है, पर इनमें डेप्थ और कॉन्टेक्स्ट की कमी हो सकती है। हमें नहीं पता कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है। सही कहा, कहानी गायब है। और एक और पहेली है, स्रोत ये भी कहता है कि एनालिस्ट प्राइस टारगेट के लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। मतलब जो बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च फर्म्स के प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने इस स्टॉक के लिए पब्लिकली कोई टारगेट प्राइस या खरीदने बेचने की सलाह जारी नहीं की है। कम से कम इस स्रोत के डेटाबेस में तो नहीं है। हाँ, और ये बात स्रोत में दिए गए एक और छोटे से डेटा पॉइंट के साथ मिलकर सिचुएशन को और भी रोचक बना देती है। एक तरफ कोई फॉर्मल प्रोफेशनल एनालिस्ट कवरेज या टारगेट नहीं है जो अक्सर इन्वेस्टर्स को एक डायरेक्शन देता है। दूसरी तरफ उसी स्रोत में छोटा सा पोल या सर्वे दिखाया गया है, और उसमें कितने वोट हैं? सिर्फ एक? सिर्फ एक। हाँ, सिर्फ एक। और वो अकेला वोट क्या कहता है? 100% खरीदें, बाय। अरे, सिर्फ एक वोट, और वो भी 100% खरीदने के पक्ष में। ये तो किसी भी तरह से भरोसेमंद सैंपल नहीं हुआ। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी एक बंदे की राय को पूरे बाजार की राय बता दिया हो। भी है, या कम से कम इस स्रोत में उनकी राय नहीं है, जो शायद दिखाता हो कि ये स्टॉक उनकी रडार पर नहीं है, या वो अभी कोई क्लियर राय नहीं बना पाए हैं। दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति का अकेला वोट पूरी तरह से खरीदने की सलाह दे रहा है। ये दिखाता है कि डेटा को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना कितना जरूरी है। एक वोट वाले पोल का कोई स्टैटिस्टिकल महत्व नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है जिसका आधार हमें नहीं पता। ये इस बात पर जोर देता है कि निवेशकों को किसी एक प्लेटफॉर्म या डेटा पॉइंट पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय कई स्रोतों से जानकारी जुटानी चाहिए और अपना खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो सिर्फ इस स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर पशुपति कॉर्टस्पिन की क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि कंपनी हाल फिलहाल में मजबूत परफॉर्म कर रही है, जैसा कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर 60, मोमेंटम स्कोर 64.7 और सबसे अहम वो रीसेंट 52 हफ्तों का हाई बता रहा है। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। वैल्यूएशन स्कोर 31.2 कम है और ट्रेंड लाइन की कमेंट्री है कि ये महंगा हो रहा है। स्रोत हमें स्वॉट के आंकड़े भी देता है। 21 स्ट्रेंथ्स, 11 वीकनेस, 1 अपॉर्चुनिटी, 0 थ्रेट्स। लेकिन इनके पीछे का ब्यौरा गायब है, जिससे इनका मतलब समझना मुश्किल है। और आखिर में कोई फॉर्मल एनालिस्ट टारगेट नहीं, लेकिन एक बहुत ही छोटा अविश्वसनीय पोल 100% खरीदी की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो काफी मिलीजुली तस्वीर है। हाँ, ये एक सटीक सारांश है जो हमें केवल इस खास स्रोत यानी 17 अक्टूबर 2025 की सुबह के ट्रेंडलाइन डेटा स्नैपशॉट से मिलता है। और इसी बेसिस पर एक फाइनल विचार या सवाल मन में आता है जिस पर श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। ये डेटा स्नैपशॉट एक ऐसी कंपनी की कहानी कहता है जिसका हालिया प्रदर्शन बेशक प्रभावशाली रहा है, लेकिन वैल्यूएशन एक चिंता का विषय हो सकता है, जैसा स्रोत ने खुद हाईलाइट किया है। एनालिस्ट टारगेट्स की कमी और स्वॉट एनालिसिस में डिटेल्स का ना होना, खासकर वो रहस्यमयी एक अवसर और शून्य खतरे वाली बात, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ इस लिमिटेड डेटा स्नैपशॉट के आधार पर इन नंबर्स और स्कोर से परे क्या हो सकता है। कौन से अनदेखे फैक्टर्स, रिस्क या भविष्य की क्षमताएं हो सकती हैं जो इस एनालिसिस में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो किसी नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन पर काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में कुछ बदलाव ला सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर की लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या हैं, क्या सस्टेनेबिलिटी या टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे एरिया में मौके हैं। ये सब जानना जरूरी है। रेगुलेटरी माहौल कैसा है, कंपटीशन कितना है और कंपनी उनसे कैसे निपट रही है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो अक्सर इस तरह के क्वांटिटेटिव स्नैपशॉट में पूरी तरह से कैप्चर नहीं होते हैं। और वो अकेला अवसर जिसका स्वॉट में जिक्र है, अगर हम सिर्फ अंदाजा लगाएं तो वो क्या हो सकता है? क्या ये कोई बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सरकारी सब्सिडी स्कीम या किसी नए प्रोडक्ट सेगमेंट में एंट्री? बिना जानकारी के ये जानना नामुमकिन है, लेकिन ये सवाल उठाना जरूरी है।
ये पूरी चर्चा श्रोता को ये याद दिलाने के लिए है कि कोई भी एक डेटा सोर्स, चाहे वो कितना भी डिटेल क्यों ना लगे, कभी भी पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है। ये एक पहेली के कुछ टुकड़ों जैसा है। पूरी पहेली को समझने के लिए और टुकड़े जमा करना और उन्हें सही से जोड़ना जरूरी है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पहुंचने से पहले हमेशा डीप रिसर्च, अलग-अलग सोर्स से जानकारी लेना और अपनी समझ का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। ये स्नैपशॉट एक शुरुआती बिंदु है, आखिरी फैसला नहीं।